This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर नाजरीन आज गुफ्तगू करेंगे वो बड़ा ही अहम नौइयत का होगा, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले उससे आगाज़ कर लेंगे, कुछ मईशत के बारे में बात कर लेंगे और भी बहुत सारे मौज़ूआत रखे हुए हैं जो कि या तो अखबार की सुर्खियों से ताल्लुक़ रखते हैं या आजकल के जदीद दौर के अंदर मईशत और इंडस्ट्री, सनत, तिजारत, इसके मामलात के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उनके बारे में। मेरे साथ आज मेहमान और मेज़बान के किरदार में होंगे जनाब डॉक्टर बिलाल अहमद साहब। वेलकम टू द शो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं शुरू में हर प्रोग्राम में वाज़े कर देता हूँ आपको कि मेहमान ओ मेज़बान जनाब। तो आप अभी तक जो है ना, मतलब दो राय का शिकार ना रहें। आप मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं, यानी आप अपने मौजू का इंतखाब भी कर सकते हैं और आप मेज़बानी के फ़राइज़ भी अदा कर सकते हैं। और आजकल तो बड़ी बड़ी शख्सियात टेलीविज़न पर मेज़बान बन चुकी हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। PSX से शुरू करते हैं। PSX एंड्स पॉजिटिव एमिड लो टर्नओवर, यानी कि बिज़नेस कम हुआ ताहम ये अब जो सिलसिला है 48,697.65 पॉइंट के ऊपर जो है ना बंद हुआ वो जो और इसमें इजाफा हुआ 288.30 पॉइंट का। देखिए हमने जो कल हमने इस बात पे एनालिसिस किया था कि जो 56,000 की जो नफ्सियाती हद थी, साइकोलॉजिकल जो हमने बनाई थी, एक अपर बॉटम हमने जो बनाया था, अपर लिफ्ट बनाया था, वो तो अचीव का मुझे नहीं लग रहा कि इस वीक में हो पाएगा। और जो इससे पहले जो हमने 50,000 को ब्रेक इवन कंसीडर कर लिया था कि ब्रेक इवन 50,000 है, वो भी जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, नीचे होती चली जा रही है मार्केट। जी इसके कई इम्पैक्ट हैं। ज़रा अब एक तो नैब ने चारों तरफ जो है ना एक्टिविटीज शुरू कर रखी हैं। एक तो ये बातचीत चल रही है कि भाई नैब हो रहा है, लेकिन नैब का ताल्लुक फाइनेंशियल मार्केट से इतना कोई सिग्निफिकेंट है नहीं। लेकिन एक लहर भी दौड़ रही है और दूसरा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अपनी ज़ाती खुद से ट्रांसपेरेंसी के लिए उसने 12-15 नोटिस, 20-25 नोटिस जारी कर दिए। तो ये खुद से एक वो था, याद है कोई तकरीबन 1.5-2 महीना पहले हम ये बोल रहे थे, आपने कहा था कि मार्केट के अंदर जो है ना अब रिजर्व गियर लगा देना चाहिए और मार्केट को देखना चाहिए। तो मैं कहता था कि अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ये एक्टिव करता है अपना रिकवरी मॉडल, अपना डिफॉल्ट मॉडल एक्टिव करता है, तो ये मार्केट के लिए खुद एक थ्रेड बन जाएगा कि भाई ये जो हमारी चैलेंजेबल हो जाएगी। यानी कि ट्रम इन कंट्राडिक्शन, फाल्सिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजी, यानी कि पीटर डेगर को कहते हैं फाल्सिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेटजी के खिलाफ खुद जाना एक मुकाम पर आके। इसकी मिसाल चाइना के अंदर ले लीजिए। 2015 के अंदर चाइना ने अपनी $1.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी रिड्यूस की थी। जी वो इसीलिए की थी कि अब वो संभाल नहीं पा रहे थे कि इस बूम को या इस फाइनेंशियल ग्रोथ को या इकोनॉमिक ग्रोथ को, उनके लिए चैलेंजेबल था कि अब हम इसको सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी की सूरत में बड़ा ज़बरदस्त कोलैप्स आने वाला होता है। तो वही मेरे ख्याल से अब यहाँ पे सिचुएशन आ गई थी कि अब मार्केट को एक जगह पे स्टेबल करना है और 50,000 ही हो सकता है, वो 56,000 नहीं हो सकता। उसकी कई डिटरमिनेंट्स भी नहीं हो सकता। देखिए आप उसको, मैं उसको ना बहुत, मेरा जो एनालिसिस है वो एट मैक्सिमम है और मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, तमाम सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, मुल्क के हालात वाक़ियात और इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए फिर भी 50,000 के ऊपर लॉक लगाया जा सकता है, जो कि अपर बाउंड हो सकता है। लेकिन 56,000 ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 56,000 का बाउंड रखते हैं तो असल में आप 65,000 का अपर बाउंड रखने और लोअर रेट क्या रखने उसका 56,000, जो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दुनिया की थर्ड इमर्जिंग मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट करार पाई है हमारी फाइनेंशियल मार्केट, लेकिन उसके जो बिहेवियर है ना, उसके बिहेवियर वो फाइनेंशियल ग्लोबल मार्केट जो टोक्यो के अंदर है, जो सिंगापुर में है, और जो अमेरिकन जो है और लंदन की जो है मार्केट्स, उनके जो सेंटिमेंटल और जो क्रीडेंशियल्स और फाइनेंशियल डिटरमिनेंट के ऊपर खड़े हुए जो अब ब्रेक्जिट का असर जो है वो, इसका जो एनालिसिस है वो इतना डायनामिक है, उसके इतने दूर रस वो है असरात, और मार्केट ऐसा बिहेव भी कर रही है। लंदन की जो मार्केट है, अब जो 2015 का जो डेड आया है यूके इकोनॉमी का, वो 90% आया, उसका सीधा इम्पैक्ट जो है ना फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर पड़ा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये कंक्लूड करके बताया कि जिसके अंदर उन्होंने 2 कंक्लूजन दिए। जो पहला कंक्लूजन ये है कि ब्रेक्जिट 3 साल तक इम्पैक्ट डालता रहेगा। हालांकि वो पॉलिटिकल क्राइसिस है, लेकिन चीज़ों की आपस में कनेक्टिविटी, अब आपको पता है सेंट्रल लंदन के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसके रेट्स गिरे हैं,
उसके रेट्स बढ़े नहीं है। और सेंट्रल लंदन ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के कराची के अंदर। तो मुझे क्या दुख लगा? दुख तो उनका लगेगा जिन्होंने पानामा पेपर में नाम है, जिनके लंदन में फ्लैट है। मुझे क्या दुख लगेगा? हाँ, तो हो गए कम तो हो गए। हाँ, प्रॉपर्टी इंडेक्स के ऊपर पड़ा। ना सिर्फ ये बल्कि आप जो सेल्स हैं, जो ऑटोमोबाइल की सेल्स हैं, थोड़ा इम्पैक्ट सबके ऊपर आया है उसका। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट है, हमारा ये ख्याल है, पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर हैं उनका ये ख्याल है या उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया है किसी भी तरीके से कि अब हमें मार्केट को 50,000 से नीचे नहीं लाना है, लेकिन 50,000 के आसपास भी रखना है। तो मेरा ख्याल है 50,000 ही इनका अपर बाउंड है और 50,000 के ऊपर स्टेबिलिटी ही मार्केट की सबसे बड़ी कामयाबी करार पाएगी। फिर कल हो गया 56, फिर क्या करोगे आप? देखिए वो एक माशी बूम के अंदर, माशी ग्राफ के अंदर ये जो छोटे छोटे हिचकोले, लफ्ज उर्दू के अंदर मैंने कहा है, फ्लक्चुएशंस हैं, पॉजिटिव शॉक्स, पॉजिटिव जो बूम्स आ जाते हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं करते मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन को। सर मेरी अपनी जो राय है मैं मुख्तसर सी आपके सामने पेश करता हूँ। आपने खैर बहुत तवील गुफ्तगू की, मज़ेदार गुफ्तगू थी और उसमें काफ़ी आपने साइंसी मौज़ूआत रखे। देखें, मैं ठोकर खा चुका हूँ और दीवार से टकरे मार चुका हूँ। इस मुल्क में कोई साइंस काम नहीं करती, इस कैपिटल मार्केट की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, सिवाय ये कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ मूव कर रही है और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। अगर इंटरनेशनल मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ती है तो मतलब अगर आप ऐसे समझ लें कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में 2.5 है, हाँ यहाँ पे 1 into 2.5 है, 2.5 कर लें आप या 5 तक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं। 5 एवरेज नहीं, लेकिन 2.5 एवरेज है। हाँ, क्योंकि हम बिल्कुल, आपने जो साइकोलॉजिकल बैरियर का लफ्ज़ उर्दू में सही बताया, नफ्सियाती हद, हम नफ्सियाती हो चुके हैं बुनियादी तौर पर। हमारी कोई नफ्सियाती हद नहीं है, हमारे यहाँ इर्रेशनल बिहेवियर है। एक देखें, हर फाइनेंशियल थ्योरी की एक अजम्पशन है कि इन्वेस्टर जो है इस रैशनल नहीं, ये फर्स्ट अजम्पशन ये होती है कि इन्वेस्टर इज रैशनल। ये आप इकोनॉमिक रैशनल। अब आप जैसे एक बुनियादी तौर पर एक बात करता हूँ कैपिटल मार्केट की थ्योरी, 2-3 लोग हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया। आपने मार्कोविट्ज़ और शार्प का नाम सुना होगा। शार्प से बढ़कर क्या होगा? अब बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि वो रिस्क और रिटर्न दोनों को कंसीडर कर रहा है। तो हमारे यहाँ इसमें आपको अनैमिली मिलेगी, वो भी परफेक्शन है। इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल। देखिए कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट लीड कर रहा है प्रैग्मैटिज्म को। हाँ, उसको नीचे मार्केट के अंदर। अच्छा, अब देखिए दुनिया के अंदर जो ना नए डिस्कोर्स अपीयर हो रहे हैं। हाँ। मेडिकल साइंस में भी नए डिस्कोर्स अपीयर हो रहे हैं। अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। देखिए बाय द एंड ऑफ 2050 तीन एराज बताएं, बाय द एंड ऑफ 2020 एंड बाय द एंड ऑफ 2030। पहला एरा उन्होंने बताया बाय द एंड ऑफ 2020 जी 1 करोड़ जॉब रोबोट्स के पास चली जाएंगी पूरी दुनिया में। जी यानी कि 1 करोड़ हाउस होल्ड रिप्लेस कर देगा कौन? रोबोट। हाँ, यानी पहले एंकरों की नौकरियां जो हैं वो साबिक सुदूर छीनेंगे, फिर उसके बाद साबिक सुदूर की नौकरियां जो है वो रोबोट छीनेंगे। नहीं, मेरा मतलब इसी तरह है। अब दुनिया, आप देखिए दुनिया में ना किस्मत हो तो रोबोट जैसी हो, हाँ, वरना ना हो, क्योंकि नहीं रोबोट की तो किस्मत कोई फर्क नहीं। अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्लाह, कुछ गलत ना निकल गया हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस नहज पे पहुंच चुकी है कि उसका जो सब, देखिए पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में हर जगह के ऊपर 2 काम बड़े सेंसिटिव नहीं, लतीफा समझे आप? मैं समझ गया, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। बस ठीक है। देखिए एक काम बड़ा सेंसिटिव होता है, ड्राइविंग। जरा गौर से सुने। जी पैगामात भी आ रहे हैं ना आपके लिए, वो भी साथ साथ पढ़ने पड़ रहे हैं। ड्राइविंग सबसे सेंसिटिव काम है। आप रोड पे निकलते हैं, अपनी भी जान भी रखते हैं और दूसरे की जान, दोनों लिंक हैं आपकी ड्राइविंग से। इन्होंने रोबोटिक ड्राइविंग कर दी है, सेल्फ ड्रिवन कार। हाँ, सेल्फ ड्रिवन कार, और जिसका एक्सीडेंट रेट 0.001% है। वो एक दफा आप चक्कर लगवा देंगे पूरे इलाके के अंदर, उसका पूरा एक रिपोर्ट बन जाएगा और वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा पूरे सिस्टम में। सिर्फ इस एस्टिमेट्स के मुताबिक बाय द एंड ऑफ 2030 तकरीबन 4.5 करोड़ गाड़ियां पूरे यूरोप में, अमेरिका में और दुनिया के अंदर रोबोटिक हो चुकी होंगी। AI is going to be, मैं एक स्टूडेंट हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। AI is going to be detrimental for human history। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और ह्यूमन काइंड जो है ना, ह्यूमन काइंड, अली प्लीज एक मिनट। फार्मास्यूटिकल जो इसकी जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी बनेगी वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो बनेगी, टेक्सटाइल बनेगी, शुगर बनेगी, और ये जो रॉ मटेरियल के जो पैकेजिंग वगैरह का इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल भी बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि पूरी वेस्ट के अंदर, पूरी वेस्ट में पूरी फैक्ट्रीज के अंदर चंद लेबर काम कर रही होती है और लेबर से ज्यादा रोबोट काम कर रहा होता है।
तो अब जो थ्रेट है नया ह्यूमन थ्रेट वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। अब 5-7 लाख जो लोग हैं वो एम्प्लॉय भी होंगे, 8-10 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे, लेकिन वो स्किल्ड होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक होगी। अच्छा, अब आ जाए फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी गई है। इसके कई मॉडल आ चुके हैं, मार्केट की ट्रांसपेरेंसी की, मार्केट की अकाउंटेबिलिटी की, मार्केट की इफेक्टिवनेस की और मार्केट के आउटपुट को उस मायार पे लेकर आने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है। मेगा डेटा और मेगा डेटा की इंटरप्रिटेशन विजुअली अब ह्यूमन एक्सेस के साथ खत्म होकर रिपोर्ट करेगा और वही डिटरमिनेंट डिफाइन कर देगा। तो यूं फाइनेंशियल मार्केट भी बाय द एंड ऑफ 2025 ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा चुकी होंगी, ग्लोबल डेटा के साथ लिंक कर दी जाएंगी, यानी कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज लंदन स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के साथ लिंक होगी। वन डेटा कॉन्सेप्ट है ये, और ये हम इस तरफ जा रहे हैं। देखिए सर, मेरी बात हम इस तरफ जा रहे हैं। सर मेरी गुजारिश, आप जैसे थिंकर्स जो है ना, इन्होंने पहले स्पेस ट्रेवल की बात की थी और कहा था 2017 में हम चांद पे बैठे हों। देखिए, आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, माजरत के साथ आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड का बटन थोड़ा जल्दी दबा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, असल में बात ये है कि ये तमाम चीज़ें जो है ना, इनको इकोनॉमिकली वे किया जाएगा और इनको आप देखें, हमारे मुल्क के अंदर बेसिकली चाबी कोई अपने पास रखेगा। एआई का कॉन्सेप्ट नया नहीं, इंसान हमेशा से ये तहकीक करता आ रहा है, लेकिन आप जड़ें पकड़िए। मैं बताता हूँ आपको, इंसान हमेशा से एक तसव्वुर का ख्वाह है। नऊज़ुबिल्लाह वो अपनी हकीकत को समझकर ख़ुद को क्रिएट करना चाहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही चीज़ है। बेसिकली क्या है कि इंटेलिजेंस का सवाल जो है ना वो पैदा हो रहा है। डिवाइन ने इंसान को इंटेलिजेंस दी, डिवाइन ने, गॉड यानी कि रब ने इंसान को नाम सिखाए, ज़ानत दी। इंसान का तसव्वुर ये है, सोच ये है कि मैं अपने आप को दोबारा से बना लूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी एक कड़ी है, मेरी तरह सोच सके, मेरी तरह बोल सके, मेरी तरह काम कर सके। आजकल हॉलीवुड की सारी फिल्मों की थीम आप देख लें जो साइंस फिक्शन में आ रही हैं, लगभग तकरीबन एक ही। ठीक है सर जी, इंसान कैसे पैदा हुआ, कायनात कैसे वजूद में आई, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैं आपके सामने अगले दिन भी आपको मैंने स्पेस ऑडिसी नाम की एक फिल्म आई थी 1968 के अंदर, जिससे आप पहले भी जिक्र किया था, जो स्टैनली क्यूब्रिक ने, जो 2001 फोरकास्ट कर रही है। हाँ, अब जी, और स्टैनली क्यूब्रिक साहब जो हैं वो उसके डायरेक्टर, जो कि मशहूर ज़माना मुमताज़ हिदायतकार और मुतनाज़ा फिल्में बनाने के लिए महारत रखते हैं। मैं नहीं एडवाइस करता कि उनकी फिल्म, उसमें उन्होंने HAL 9000 के नाम का एक कंप्यूटर दिखाया 1996 जी। सर उसकी बुनियाद ये है उस कंप्यूटर की कि वो अपने लिए सोच सकता है, दूसरों के लिए सोच सकता है। और फिर आप अगर उस फिल्म को देखें तो आपको पता लगेगा असल कॉन्सेप्ट है अवेकनिंग। सबसे ज़्यादा खौफज़दा चीज़ ये, टैबलेट भी दिखाया उसमें। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाकर इंसान एक बहुत बड़ी गलती भी कर सकता है, क्योंकि अगर वो सेल्फ अवेयर हो गया, एक्स मैकेना नाम की फिल्म आई अब से चंद साल पहले, 2 साल पहले मेरे ख्याल, एक्स मैकेना, उसके अंदर ये है कि अगर इंसान अपने जैसी कोई चीज़ नाउज़ुबिल्लाह तख्लीक कर लेता है तो फिर उसके क्या क्या नतायज मुरतब हो। देखिए, लेबॉर्टरी बेबी, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं प्रोपोनेंट इस हद तक ज़रूर हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है अगर बेहतर इलाज किया जा सके, गाड़ियाँ बेहतर तरीके से चलाई जा सके, मुलाजमतें भी आपकी खा जाएगा, लेकिन नई मुलाजमतें पैदा भी करेगा, लेकिन वो पोर्शन बहुत छोटा होगा। लेकिन इंसान की बका के लिए अब उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन बच गया है, स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन। अली नहीं, दो स्पेस एक्सप्लोरेशन। देखिए, इस अब जो नई जो टेक्नोलॉजी की जो आपके यहाँ पे पानी नलके में नहीं आ रहा भाईजान, आप कहाँ से पानी लाओगे? अली, अगर पानी नलके में नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा बहरुल ये अटलांटिक ओशन और ये बड़ी बड़ी साइंस की जो प्रोफेसर आके मुझे बातें करते हैं ना, नहीं, इसका मतलब तो मुझे सुबह याद आता है टैंकर के जो पैसे मैंने भरे हैं ना, वो किधर हो अली? मैं अब ये सारे प्रोफेसरों के सर पे डाल दूं। विजन लेस इकोनॉमी और विजन लेस सोसाइटी, विजन लेस सोसाइटी के लिए नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, विजन लेस सोसाइटी के लिए इकोनॉमिक विजन, पॉलिटिकल विजन ना हो, टेक्नोलॉजिकल विजन ना हो। तो आपके पास एग्जांपल है ना बनाना रिपब्लिक का, ऐसा मुल्क भी होता है जिसकी कोई पॉलिसी ना हो, जिसके सियासतदान कुछ ना करते हो सिवाय करप्शन के। अब बताइए, नहीं, पाकिस्तान तो दुनिया का अजीम तरीन मुल्क है, नाउजुबिल्लाह। मैं बुनियादी तौर पर नहीं, मैं नाउजुबिल्लाह इसलिए कहता हूं क्योंकि लफ्ज अजीम तरीन जो है ना, कभी भी नाउजुबिल्लाह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए। गुरूर का हमेशा नाक नीचा होता है
और जो लोग ज्यादा गुरूर लेकिन करते अपनी हैं strength उनका भी हमेशा- पहचानना जरूरी नहीं, है। स्ट्रेंथ पहचानना एक अलग चीज है, गुरूर और काउंटर आर्गुमेंट ये है अली, कुछ चैनल हैं जिनका आगाज ही ऐसा होता है, हमारा फखर है कि हम ये, हमारा फखर है कि हम ये, हम फखर वखर नहीं करो बाबू, काम करके दिखाओ। हाँ इसमें कोई शक नहीं, डोंट फखर। नहीं इसमें कोई शक नहीं, ये यहाँ मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को भी पहचानना जरूरी है। 5 दरिया, और ये अगले दिन एक टीवी चैनल ने एक्सपोज कर दिया भाई आपका ये 5 दरिया सारे कश्मीर से निकलते हैं, ये सारे फ्रॉड को एक्सपोज किया जो आपकी पाक स्टडीज की किताब के अंदर इशू जो चल रहा है माजरत के साथ, ये जो आपके एकेडमिक्स ने फजूल किस्म की पाक स्टडीज की किताबों में 2% की चीजें लिखी हुई है ना अली कि टका सारे नहीं बोला दरिया, कर रहा है। माजरत के साथ सारे दरिया कश्मीर से निकलते हैं, ये सारा झूठ अगले दिन टीवी चैनल ने एक्सपोज किया, जिसके एक जमाने में मारूफ स्कॉलर साहब जो थे उस चैनल के सदर हुआ करते थे। सर प्लीज पूरा एक्सपोज किया, हिमाचल प्रदेश से कौन सा दरिया फूट रहा है, चीन से कौन सा दरिया फूट रहा है, सारे दरिया कश्मीर से फूटते हैं, इसलिए कश्मीर को आज़ाद करवा लो, कश्मीर को कश्मीरियों के लिए आज़ाद ना करवाना, ना कश्मीरियों की दुआ ना लेना, कश्मीरी बेचारे इंसानी मजालिम का शिकार होते रहे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती रहे, नहीं हमारे पास 5 दरिया वहाँ से फूटते हैं, किसी तरह कश्मीर हमें इसलिए मिल जाए। और आपको पता है एक बड़ी मशहूर कहावत आपके मुल्क में मशहूर हुई थी कि माधुरी दे दो और कश्मीर ले लो। अरे कैसे कैसे लोगों के मुंह से मैंने ये सुना, क्या है? अब सुनो, बचकाना बात है ना, मैंने बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुनी है ये बात, बड़े बड़े आपके मुल्क के थिंकर्स, स्कॉलर्स, ब्यूरोक्रेट्स और कुछ ऐसे इदारे। परों को आग लग गई, सॉरी मैं भी फरिश्ता हूं ना, परों को आग लग जाती है मेरे। मैं देख रहा था कि आपके पर क्यों नहीं जले अभी तक। मेरे परों को आग लग गई, क्यों? मैं बात से सही कर रहा हूं ना, इसलिए। हाँ मैं आपको माजरत के साथ साथ ना मोमबत्ती माफिया का एजेंट हूं, ना तेहरान लॉबी का एजेंट हूं, ना मशरिक़ वस्ता की लॉबी का एजेंट हूँ, ना वेस्टर्न पावर्स की एजेंट हूँ। यहाँ इस मुल्क के अंदर आपके मुल्क में इजरायली एजेंट भी घूम रहा है, नहीं आपके मुल्क में इंडिया का एजेंट भी घूम रहा है, नहीं मैं नहीं कह रहा, आपकी खबर रसां एजेंसियाँ बोल रही कि आपके यहाँ रा के एजेंट घूम रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं। आपके मुल्क में हर बंदा दूसरे मुल्क का एजेंट घूम रहा है, कोई एक पाकिस्तानी भी घूम रहा है। मैंने सीपेक के बारे में बात की क्योंकि मैं नर हूँ, मैंने हमेशा बात की सीपेक के बारे में, मुझे डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया, क्योंकि मैंने हमेशा पाकिस्तान के लिए बात की। लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ हैं, रा की लॉबी का हिस्सा हैं। अब वो लोग सीपेक के बारे में इसलिए बोलते थे क्योंकि रा की इंस्ट्रक्शन थी, जो तेहरान लॉबी वाले थे वो इसलिए बोलते थे क्योंकि उनको तेहरान से इंस्ट्रक्शन थी, जो वेस्टर्न लॉबी के एजेंट थे वो वेस्ट के पर्सपेक्टिव से बात करते थे। लेकिन मैं एक पाकिस्तानी था, मैंने जब मीर सादिक, नहीं मतलब इस मामले का, अल्लाह का शुक्र है यार मैं आज भी पाकिस्तानी हूँ। हाँ। मैं आपको बता दूं सर, देखे ग्रामर ठीक ना करें, दिल देख, दिल ग्रामर ना देख, मेरी बात सुने ना। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने हमेशा सीपेक के बारे में इसलिए बात की कि पाकिस्तान के मुफादात में है या नहीं है, इसीलिए मैं 29 नवंबर से पहले भी ये बात करता रहा। मुझे अखबारों के आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे अखबारों के आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत अचानक नहीं जागती। छोटी सी ब्रेक में लेता हूँ, वापस आते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। अब ये लॉबियों के बारे में जिक्र बंद, वरना सारी लॉबियाँ मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगी। मैंने तो सारी लॉबियों को लापी लगाई हुई है ताकि वो मेरे से खुश रहें। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम जनाब डॉक्टर बिलाल अहमद साहब के साथ। गुफ्तगू का महवर हमारा मईशत होता है, घूमते फिरते हम इधर उधर चले जाते ताम। जब वापस आया तो अखबार पे मेरी नज़र पड़ी तो एक ख़बर मैंने देखी, पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट स्वेल्स टू 5.4 बिलियन इन 8 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17। इस पर थोड़ा सा तजिया पेश कर दें। जी बिल्कुल, इस पर तजिया क्या, ये तो खुद एक फिर मसनूई जहानत की तरफ आता हूँ। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये खबर है जी, जो ये बता रही है कि पाकिस्तान का जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि उसकी इंपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो गया है। जी, उसकी ना सिर्फ इंपोर्ट्स में बल्कि जो उसके जो सर्विसेज उसने परचेज किए हैं या कोई दूसरी सूरत के अंदर जो करंट अकाउंट के जो डिटरमिनेंट्स हैं, जो 12-15 छोटे इंडिकेटर्स हैं और उनमें कुछ बड़े भी हैं, वो सारे मिलकर जो है वो 5 बिलियन यूएसडी या 500 अरब रुपए 500 अरब रुपए ये। और इसमें ना टेक्सटाइल सबसे बड़ा सेक्टर था जो कमाने का था, या कमाने के लिए जो। ये बताइए अच्छा है या बुरा है, हमें इतना तो पता लग जाए। इसमें क्या, इसमें अच्छा बुरा इंफॉर्मेशन है बस। हाँ जाहिर है ये बहुत अच्छी बात नहीं है, तसल्ली बख्श बात नहीं होगी ना यार। तो ये मैं चाह रहा हूँ ना, आप बताएं ना। करंट अकाउंट का डेफिसिट बढ़ चुका है जनाब, तो ये बढ़ गया, ज्यादा हो गया। हाँ, करंट अकाउंट का डेफिसिट में इजाफा हुआ है। ये कह रहा है कि ये इस बात की डे कि हम अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम अपना पैसा बाहर, हम बिल्स की पेमेंट करते चले जा रहे हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का डेफिसिट 5, और उसमें टेक्सटाइल सबसे बड़ा सेक्टर है। लिखा हुआ है डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स। हाँ, एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस जी एंड फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोस। देखिए ना, अब एक्सपोर्ट की जब बात होगी तो 3 चीजें आती हैं। हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं,
हम लेदर एक्सपोर्ट्स करते हैं, हम हमारी क्लॉथिंग और टेक्सटाइल हमारी है चीन, और छोटी चीज़ें भी हमारी एक्सपोर्ट्स है। और जो चीज़ हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हमने हमारा ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट हुआ है, वो हमारी रिमिटेंसेस भेज रहा है। ये दोनों चीज़ें ऐड होती हैं। तो ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन मिलकर करंट अकाउंट को हिट करता है, करंट अकाउंट की परफॉर्मेंस यहाँ से नजर आती है। इसके अंदर पाकिस्तान के मॉडल को आप तरह एनालिसिस करेंगे तो रिमिटेंसेस सिग्निफिकेंट हैं इसमें काफ़ी, लेकिन आप रिमिटेंसेस भी श्रिंक होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और दूसरी तरफ हमारी एक्सपोर्ट भी श्रिंक हो रही है। तो यूं ये एक वेट सा बनता जा रहा है 500 बिलियन पीकेआर या 5 अरब डॉलर का, जो कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है। 8-10 महीने में ये बहुत है, और ये फोरकास्टेड 6 पे ना चला जाए। खैर 6 पे तो खैर नहीं जाएगा, लेकिन 5.5 पे ये क्लोज हो ही जाएगा, क्योंकि थोड़े बहुत और इसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन आप इसको ना लिंक किया जाता है, ये अकेला आइसोलेशन के अंदर एनालिसिस नहीं होगा, ये एनालिसिस होगा विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट का जो अपना रेवेन्यू जनरेट करने की सलाहियत है, जो कि गवर्नमेंट का डेड है, बजट डेफिसिट। एक तरफ बजट डेफिसिट भी तो कंक्लूड होगा ना, ऐसे थोड़ी आपका सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट आइसोलेशन में कंक्लूड होगा, नो। ये दोनों के आपस में रवाबित हैं, दोनों के आपस में बिहेवियर हैं, एक पॉजिटिव हो रहा है, दूसरा नेगेटिव हो रहा है, इस तरह के कंक्लूजन होते हैं। लेकिन आप देखें कि ये दोनों के दोनों इस वक्त नेगेटिव चल रहे हैं। हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो नो हाउ अगर हम उसे कम कर दें, जो कि नहीं करना चाहिए, तो हमारा क्या कम हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा गवर्नमेंट का डेफिसिट, जो पॉसिबल नहीं, हमें अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो ये भी हमारा नेगेटिव होता जा रहा है, गवर्नमेंट का सरप्लस बढ़ता जा रहा है, डेट बढ़ता जा रहा है, और हमारी इकोनॉमी 60% 70% डेट पे होती जा रही है। दूसरी तरफ हमारा करंट अकाउंट भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये दोनों सिचुएशन नेगेटिव ग्राफ होना, ये सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, हमारी गवर्नेंस के मॉडल के लिए, हमारी पॉलिटिकल मॉडल के लिए मुश्किल है। फिर आगे जो परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की चेक होगी, वो इन्हीं मैयार पर चेक होगी कि आपने जब ज्वाइन किया था तब, और जब आप जा रहे हैं तो कितना छोड़ के जा रहे हैं, कि आप पॉजिटिव छोड़ के जा रहे हैं या नेगेटिव छोड़ के जा रहे हैं। तो ये दोनों ही अकाउंट है, करंट अकाउंट डेफिसिट और बजट डेफिसिट, इन दोनों को एनालिसिस करके ही एक परफॉर्मेंस क्रिएट की जाएगी कि ओके हाँ तसल्ली बख्श है या नहीं है। इसका कई डायमेंशंस हैं, लेकिन इसका कंक्लूजन मैंने आपको सामने कर दिया है। अब इसको कम करने के लिए आईएमएफ के जो पैकेजेस ले रहे हैं, या अब आप कहें ज्यादातर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, जो कि सतही आर्ग्यूमेंट है, इसको फिलोसॉफिकली, टेक्निकली और एकेडमिकली इसको रिजेक्ट किया जाता है कि आपके जो है ना रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। देखिए, रिजर्व बढ़ने की कंडीशंस कुछ और हैं, उनकी डायमेंशंस कुछ और हैं, वो किसी और पर्पस के लिए बढ़ रहे हैं, उसकी सोर्स कुछ और है, उसको मीन्स किसी और से किया हुआ है, उसकी लिंक कहीं और है। ठीक है, अगर रिजर्व बढ़ रहे हैं तो क्या एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं? सवाल ये पैदा होता है फिर, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है और एक्सपोर्ट के साथ नीचे जो इंडस्ट्रीज हैं वो फुलफिल हो रही हैं और उनके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, उनके वो अच्छा ज्यादातर यूनिट जो है ना, अब बहुत से यूनिट 2016 और 17 के अंदर सिक भी डिक्लेयर हुए हैं। उनकी रिहेबिलिटेशन का जो नया मैकेनिज्म है वो अभी तक स्टेट बैंक या इसकी पॉलिसीज के अंदर से नहीं सुनने में आ रहा है। बहुत से यूनिट्स फाइनेंशियल सिक हैं, कुछ यूनिट प्रोडक्शन सिक हैं। फाइनेंशियल सिक और प्रोडक्शन सिक में फर्क होता है, लेकिन सिकनेस आ रही है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। फिर साथ साथ एनर्जी का भी मसला है, तो एनर्जी का अपना डेट है वो 600 अरब रुपए से क्रॉस कर गया है, तो ये 3-4 डेट को कंसीडर किया जाएगा। आखिरी बजट है ये पाकिस्तान की इस हुकूमत के लिए, ये करंट गवर्नमेंट के लिए ये आखिरी बजट देंगे, और तकरीबन 1500 अरब रुपए का ये बजट दे चुके होंगे, सरप्लस बजट, टेक गेन, इन्होंने 1500 अरब रुपए की इकोनॉमी में आ जाए, साफत में आप साफत में, मैं मुझे लोग कहते हैं आप साफत में आ जाएं, ये काम छोड़ दें अपना, प्रोफेसर छोड़ दूं, आप प्रोफेसरी का छोड़ दें, साफत में आ जाएं। ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती हैं साफत में। अच्छा, क्योंकि उनका कोई रिजल्ट नहीं आना ना। सॉरी भाई, मैं माजूद, यानी कि आप हमेशा नाराज होते हैं, दूध में आपने वो डाल के दे दिया जो मैं नहीं कह सकता। नहीं, देखें, मैं आपको एक सच बात बताऊं, बावाज़े बुलंद तो खैर मैं अब इतनी आवाज़ बुलंद नहीं करता, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली क्या है कि हमारी गवर्नमेंट चलती है विम्स के ऊपर। जो गवर्नेंस की आपने बात की, पाकिस्तान की इकोनॉमिक गवर्नेंस जो रही है ना, ये हमेशा विम्स पे रही है, यानी जो मर्ज़ी है, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है। बाकी ये कि आपका पूरा बजट जो है ना, ये सेक्शन ऑफिसर बनाएंगे, यह मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आप सलाह मशवरे दे रहे हैं ना अभी, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये पता है कौन होंगे? ये बिल्कुल एंट्री लेवल ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जिनकी अभी नई नई शादियाँ हुई हैं, उनकी तवज्जो अपने घर की तरफ ज़्यादा होगी, सेक्शन ऑफिसरी की तरफ कम होगी। ये सेक्शन ऑफिसर्स और इन्हीं के रैंक के लोग, जूनियर रिसर्चर्स वगैरह, जो ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के आपके स्टूडेंट्स सभी रहे हैं, वो लोग ये बजट बनाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये बहुत ही सतही किस्म की चीज़ होगी। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ये काम नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर हर काम जो होता है वो माजरत के साथ, कल मुझे एक हमारे तारिक साहब हैं व्यूअर, उन्होंने कहा कि हर बात हक होनी चाहिए और पाकिस्तान के हक़ में होनी चाहिए। मैंने कहा देखें, हक बात और पाकिस्तान के हक़ में बात दो मुख्तलिफ चीज़ें, माजरत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो काम है पहले वो बरहक होने चाहिए सारे के सारे, फिर उसके बाद हक के।
और सबसे पहले पाकिस्तान नहीं है सर, अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है, सबसे पहले वही है, सब चीज़ों के बाद भी वही होगा और सब चीज़ें उसी की चलेंगी। बेशक बेशक। वरना नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो सैलाब आया था उसमें फिर औलाद का इम्तिहान भी हुआ था। सर बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करूँगा, आप लोग कौमियतों में लग गए हो, मुल्कों में लग गए हो, जोग्राफियाई हदूद में लग गए हो, आप हक़ को भूल गए हो। माजरत के साथ सर, मैं इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ। इस्लामी स्कॉलर आजकल जो है दूसरे काम कर रहे हैं, आपको पता है, वो एंकरों की नौकरियाँ छीन रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको यार, सीधी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे कोई फितरी बात नहीं कर रहा, मैं बात इकोनॉमिक गवर्नेंस से चली है। मैंने आपको बता दिया इस मुल्क के अंदर जो काम हो रहा है थर्ड क्लास काम हो रहा है, जो कि आपकी छेड़ है, बिल्कुल थर्ड क्लास काम हो रहा है। कोई 1 नंबर काम नहीं हो रहा, सारे 2 नंबर काम हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर। इसमें करप्शन को रिवॉर्ड किया जाएगा। कैप्टन उमैर मियाँ साहब कह रहे हैं कि जनाब एंकरों की मीटिंग हुई, उसमें फैसला हुआ कि जी इस पर क्या ख्याल किया जाए कि पनामा का नतीजा क्या निकलेगा। भाई नतीजा जो भी निकलेगा उस पर तो हम कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन इस मुल्क में किसी करप्ट आदमी को सज़ा नहीं होगी अगर वो लेवल का है, किसी कातिल को सज़ा नहीं होगी अगर वो लेवल का है। स्टेटस को है यहाँ पर। सानिया गुलशन इकबाल पार्क पेश आया लाहौर में, वहाँ पे गरीबों के बच्चे मर गए ना, तो गरीबों के बच्चे तो हम लोग जानवर का बच्चा समझते हैं उनको, अल्लाह माफ़ करे। उसके लिए कोई नहीं, उसके लिए कोई तकरीब नहीं होगी, उसके लिए फेसबुक पर कोई तस्वीर नहीं लगेगी क्योंकि वो गरीबों के बच्चे थे। नहीं सर देखें, इंसानियत पे यकीन करो ना आप। लेकिन अली, क्या मेरा खून और उसका खून फ़र्क है? इसमें कोई शक नहीं। नहीं, इज़ माई ब्लड ब्लड एंड योर ब्लड इज़ वाटर, ऐसे तो नहीं हो सकता सर। सॉरी, ये मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ सर, इसीलिए मैं एक एंकर हूँ। काफ़ी साल हो गए यहाँ पर, आप कह रहे थे, देखो मेरी इदारा नूर हक में भी इज़्ज़त है, शायद खुरासान में भी इज़्ज़त है। सर समझ जाएं आप मेरी बात, मेरी इज़्ज़त फैज़ान मदीना में भी है, तो फिर बेनोरी टाउन मस्जिद में भी है, और उनका भी मैं इज़्ज़त करता हूँ, उनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। जो बंदा सबकी इज़्ज़त करता है ना, और यकीन करें मैं तो तमाम मज़ाहिब की भी जो मानने वाले लोग हैं उनकी भी इज़्ज़त करता हूँ। मैं उस माशरे में और उस तरबियत इस तरह से हुई है कि मैं किसी को गाली नहीं देता, अगर किसी से बात करनी तो उससे मंतक से बात करूँ। तकलीफ़ पता है इस मुल्क के अंदर क्यों होती है? क्योंकि हम रिजिड हो चुके हैं। हम रिजिड इतने हो गए कि हम कहते हैं माई ब्लड इज़ ब्लड एंड योर ब्लड इज़ वाटर, और हम दूसरे के बच्चे को किसी जानवर का बच्चा समझते हैं और सिर्फ अपने बच्चे को बच्चा समझते हैं। हम अपने समधी को समधी समझते हैं। हमें लगता है हमारे समधी में सारी, सर जुमला मुकम्मल, हमारे समधी में सारी खुसूसियात। हमारा भांजा चाहे कितना भी निकम्मा हो, हम उसे वजीर बनाते हैं। नहीं सॉरी, किसी को लग तो नहीं रही किसी भांजे समधी को? नहीं, मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के तो भाई, हम बच्चों की बात की ना, आपने बच्चों की बात की। हमें अपनी बेटी सबसे अच्छी लगती है। देखिए नहीं, हम उसे सारी मीटिंगों में बिठाते हैं। नहीं हाँ। हमें अपनी बेटी अच्छी लगती है, हम उसे सारी मीटिंगों में बिठाते हैं। हमें दूसरों की बेटियां अच्छी नहीं लगती। नहीं क्यों, क्या मैं बात कर रहा हूँ ना? नहीं क्या बात, हमें लगता है हमारा इकोनॉमिक एक्सपर्ट सिर्फ हमारा रिश्तेदार ही हो सकता है, हमारा भतीजा हो सकता है, हमारा चाचा हो सकता है, हमारा दोस्त। अच्छा, इसकी जो काउंटर आर्गुमेंट है, अब प्रोग्राम वन साइडेड हो जाएगा ना सर, काउंटर आर्गुमेंट भी देना पड़ेगा आपको। उनका काउंटर आर्गुमेंट आप क्यों दे रहे हैं यार? उनका काउंटर आर्गुमेंट क्योंकि हमें बैलेंस क्या दे रहे हैं वो? हमें बैलेंस करना होगा। राना को मुशर्रफ वालों ने राना को 2 मर्सिडीज दी, आपको कुछ दिया? ऐसे ही उनके हक में बात करनी नहीं, क्यों काउंटर आर्गुमेंट देना भाई? आपको वजीर लगा रहे हैं क्या? अली नहीं, प्लीज सोचें तो सही। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहां का क्या आर्गुमेंट होना चाहिए या है जो वो पेश करते हैं। वो ये पेश करते हैं कि परफॉर्मेंस ही गेज करें आप, देयर शुड बी गेज ऑफ परफॉर्मेंस। डोनाल्ड ट्रंप इज ए टॉप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, आप पता है, टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, आईवी लीग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है। वो भी ओबामा भी आईवी लीग के, और ओबामा की बीवी भी। हाँ, और उससे पहले बुश भी, जॉर्ज बुश भी। और ये ऑलमोस्ट 4-5 जो आए सदूर, ये आईवी लीग के। क्या तो मैट्रिक की शर्त भी नहीं? अच्छा अली, पता है क्या, मैं ना थोड़ा सा ना यहाँ डिसएग्री इसलिए करूंगा कि अगर परफॉर्म कर रहा है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, विजनरी है। बहुत पढ़े लिखे लोगों में विजन नहीं होता, लेकिन एक अनपढ़ आदमी में भी विजन होता है। हाँ, तो फिर सारे अनपढ़ों को दे दो। अपनी बेटी क्यों कोई अनपढ़ को नहीं देता? मुल्क क्यों दे देते हो अनपढ़ को? इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री क्यों अनपढ़ को दे देते हो? हायर एजुकेशन क्यों दे देते हो अनपढ़ को? अपनी बेटी क्यों नहीं कोई देता अनपढ़ को? लेकिन अली मुझे आप, क्या मुल्क की मईशत, गुर्बत, गरीब अवाम के मसाइल, डिफेंस, ये तमाम चीजें अनपढ़ लोगों को दी जा सकती? बात का कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है। बात का कॉन्टेक्स्ट मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर पढ़े लिखे के अंदर विजन हो। ये कल को अगर मेरी बेटी, और जरूरी नहीं है अगर मेरी बेटी हो, जरूरी नहीं है कि सर मैं अपने ऊपर रख के होता हूं, मेरी बेटी है, मैं उसको निकाह में किसी को देना चाहता हूं, क्या मैं अपनी बेटी को किसी जाहिल गवार
अनपढ़ निकम्मे निठल्ले चरसी गुंडे बदमाश को दूंगा क्योंकि वो परफॉर्मर है? अटू मैं कहता हूं ऐसी की तैसी उसकी, मैं अपने मुल्क को क्यों दूंगा? मुल्क को तो आप कहते हैं धरती हमारी माँ है, धरती जब हमारी माँ है तो हम निकम्मे निठल्ले निकम्मे चोर थर्ड क्लास करप्ट लोगों को देंगे? नहीं देंगे। सॉरी, आई एम एक्टिंग बिट लाइक हसन निसार, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि जो लोग गाने गाते हैं ना, आई लव यू पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। इसीलिए वो आज इस मुल्क को अनपढ़ जाहिल थर्ड क्लास 2% के लोगों के हवाले करते हैं और ये कहते हैं कि ये कोई चीज नहीं है। क्यों? अपनी चीज को अपना इलाज करवाओ ना, किसी जाली डॉक्टर से करवाते हो? इसमें बड़ी विजन है। नहीं, इससे लगा देगा वो। कुत्ते और गधे और घोड़े के डॉक्टर से कराते हो अपना इलाज? कभी नहीं करवाते। तो फिर मुल्क को क्यों उनके हवाले कर रहे हो भाई? नहीं, बात ये क्यों कर रहे हो उनके हवाले? अब अली, अब प्लीज मुझे देने दीजिए, अब मुझे बॉल दे दें आप प्लीज। ये लें प्लीज जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बॉल दी। देखिए, इसका मकसद ये है कि अगर जहां हमें जो अच्छा मिलेगा हम कर लेंगे। बात ऐसे स्किल्ड वर्कर हैं जो इंजीनियर से अच्छा इंजन को समझते हैं, ठीक है, तो उनसे इंजन का काम ले लिया जाए। मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये है, पाकिस्तान में टैलेंट की कदर है ना। सर, दीज आर पॉलिसी मेकर, हमने इनको एग्जीक्यूटिव बना दिया है। आप पॉलिसी मेकर को एग्जीक्यूटिव क्यों बना रहे हो? अली, बात ये नहीं। 4 घंटे मैंने CNN पे देखा, सॉरी बॉल आपको, 4 घंटे हसास इदारों के सरबराहों को गिरिल किया उनके कांग्रेसमैन ने। 4 घंटे US कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटेलिजेंस ने उनके टॉप स्पाइस को गिरिल किया। टॉप 25 स्पाइस को, सबको गिरिल किया, 25 स्पाइस को। तो कैसे किया? वो पॉलिसी मेकर हैं, दे आर नॉट एग्जीक्यूटिव। उन्होंने ये नहीं कहा आप ये करो और ये ना करो। देखिए, उन्होंने बताया पूरे फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश। पॉलिसी जी जी, पॉलिसी ये कहती है और इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? फाइजा कोर्ट ये कहता है, वो ये कहते हैं, पॉलिसी कानून ये कहता है। देखिए, ये तो मेरा सब्जेक्ट है, पॉलिसी और उसकी इंप्लीमेंटेशन मीन्स गवर्नेंस। ये पूरा जो चैनल है, ये पूरा चैनल, ये तो मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन मेरा ये आर्ग्यूमेंट है, अगर कोई ऐसा बंदा हो, अब इसी एग्जांपल ले लें आप। अमानत वाली चीज जाके थाने में रखवा सकते हो आप, अपनी कीमती चीज डिपॉजिट। तो आपने फिर पुलिस को क्यों लोगों की जान की हिफाजत पे लगाया हुआ? आप तो उसके पास अपनी 2 रुपए की 10 रुपए की चीज नहीं रखवा सकते। नहीं, सवाल का जवाब सर पहले सर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। नहीं, बहुत मुश्किल काम है ये। अगर पुलिस थाने के अंदर जाकर मैं अपने घर की सबसे कीमती चीज रखवा सकूं तो ये पुलिस ठीक है। अगर पुलिस के पास मैं ना रखवा कर दे सकूं तो एक इंसान के पास सबसे कीमती चीज इस वक्त क्या है? उसकी जान, दुनियावी लिहाज से उसकी जान। आपने उसकी हिफाजत के ऊपर उन लोगों को लगाया हुआ है जिनके पास आप 10 रुपए की चीज नहीं रखवा सकते। अच्छा, अब इसका हल क्या है? लॉजिक है ना, आप एकेडमिक्स ये बात नहीं करते। अच्छा, मैं इसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन इसका हल क्या है अली? इसका हल यही है कि हम मनी लॉन्ड्रर हो, पता हो आपको, एक बंदा उसने लिख के दिया हो मैं मनी लॉन्ड्रर हूं, लेकिन मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता हूं। नहीं, मैं बात नहीं कर पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान दुनिया की अजीम तरीन, नाउजुबिल्ला, दुनिया की अजीम तरीन कौम है। हमारे यहाँ सारे अच्छे लोग हैं, कोई नाजायज़ काम नहीं होता। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि क्या अपनी इकोनॉमिक अफेयर्स और अपनी फाइनेंस ऐसे शख्स के हवाले करोगे? वजारत खर्चा भी तो पता। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब देना। आप एकेडमिक हैं। हाँ, देखिए, आप कह रहे हैं मैं दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी बताऊंगा, बताएं दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल, वो उसी तरीके से ही एड्रेस की जाएगी। देखिए, बात ये हो रही है कि आप बेस्ट सोल्यूशन ले लेते हैं, बेस्ट सोल्यूशन, और बेस्ट सोल्यूशन जो है ना ऑन परफॉर्मेंस है। बेस्ट सोल्यूशन लें और ऑन परफॉर्मेंस है। ये जो गैप होगा ना, गैप जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, गवर्नेंस खराब है, आपको नेगेटिविटी मिल रही है। सिंपल इज दैट। सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल का जवाब मैंने दे दिया। सवाल का जवाब मैंने दे दिया। हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। पुलिस, वो जो आपने कहा कि पुलिस को नहीं, हम नहीं देंगे, उसकी वजह यह है कि पुलिस ने अपना ट्रस्ट खोया है। अच्छा, अगर पुलिस अपना ट्रस्ट खो चुकी है तो इसको हल कौन करेगा? नंबर 1। और इसको हम कैसे हल करेंगे और कितनी जल्दी हल करके हम तरक्की के उस राह में चले जाएंगे? देखिए, फिलोसॉफिकल डिबेट नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपको सोसाइटी सही करनी तो सबसे पहले आप पुलिस ही को सही करेंगे। अकाउंटेबिलिटी, सोसाइटी को सही करना जा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी आप सही नहीं करेंगे, सिर्फ इकोनॉमी सही कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप अपने वो इदारे सही करेंगे जो दूसरे इदारों को सही करेंगे। ठीक है, मैंने तो आपके सामने एक एकेडमिक डिबेट का एक एथिकल एंगल आपके सामने रख दिया, एक मॉरल एंगल रख दिया। मैं नहीं कहता कि मैंने आपको सही हमें ही करना होगा। मुझे, आपको, हम सबको मिलकर। आपका दिल कुछ और कह रहा है, लेकिन आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, ज़बान कुछ और। आप मजबूर हैं। लेकिन मैं चाहूँगा अगली दफ़ा आप इन जंजीरों को तोड़ दें। माज़रत नाज़रीन, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ, उसमें अगर मेरे से कोई खामी हो गई हो, सॉरी, मेरी गुफ्तगू के अंदर कोई खामी रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गैर मशरूत माफ़ी चाहता हूँ आपसे, अनकंडीशनल अपोलॉजी चाहता हूँ आपसे, और यही अनकंडीशनल और गैर मशरूत माफ़ी मैं डॉक्टर बिलाल अहमद से भी मांगता हूँ
कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दें, और इनकी तरफ से भी मांगता हूँ कि अगर आपकी कोई दिल आज़ारी हो गई हो तो हमें माफ़ कर दें। ये प्रोग्राम विदाउट प्रीजुडिस यानी विदाउट एनी लीगल वैल्यू किया जाता है, फॉर डिस्कशन पर्पस ओनली होता है, शुरू में लिखा भी आता है। इसीलिए मैं ये बात आखिर में फिर दोबारा से दोहरा देता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं, बात माशी मौज़ूआत पर करते हैं, लेकिन क्या करें, मईशत छलक छलक के कभी माशरे पे और थोड़ी बहुत कभी सियासी मंजरनामे पर भी आ जाती है। इसके साथ ही अली नासिर को, डॉक्टर बिलाल अहमद को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।